Johnny, are you on? I hope you can see the screen and can hear me, right? Everybody, please respond in the chat box. Can you hear me? Hello? Hello? Okay. ठीक है, so was there some homework given in the last class? कुछ homework था आपको दिया हुआ? क्या था homework? Exercise 1, right? 21 to 34, correct. ठीक है, तो बताइए कोई डाउट है? Question number 29, okay. If K1 and K2 are velocity constants of forward and backward reactions, K1 यहाँ पे Kf है और K2 यहाँ पे Kb है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो K1 by K2 होता है ना, Kf by Kb. Is that clear? रेट कांस्टेंट्स बोलते हैं हमको. यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट लिखा है, एक ही बात है. नेक्स्ट बताइए. थर्टी थ्री. At a certain temperature, the following reactions have the equilibrium constant as shown below. देखो, सल्फर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस gives SO2 gas. Kc1 is 5 into 10 की पावर 52. दूसरे केस में 2 सल्फर सॉलिड प्लस 3 O2 गैस 2 SO3 गैस बनाता है. Kc2 over here is 10 की पावर 29. So what is the equilibrium constant Kc for the reaction? Just a minute. 2 SO2 plus O2 gives 2 SO3. तो देखो, पहले वाले रिएक्शन को उल्टा करो ना. SO2 गैस सल्फर सॉलिड प्लस O2 गैस. अब तुम्हें 2 SO2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 SO2 गैस gives 2 सल्फर सॉलिड प्लस 2 O2 गैस. ठीक है, तो इसको पहले उल्टा किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 by Kc1 हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर हो गया, राइट. अब इन दोनों को ऐड कर दो. लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो इनको ऐड करोगे तो 2 सल्फर सॉलिड और देखो ये कट जाएगा, 2 सल्फर सॉलिड कट जाएगा और यहाँ पे एक O2 बचेगा. तो तुम्हें ये रिएक्शन मिलेगा 2SO2 plus O2 gives 3SO3. तो अब क्या आएगा आंसर? Kc2 upon Kc1 का स्क्वायर. लिखना है. ओके, रेडी नाउ. थर्टी वन. At a certain temperature, the following reactions have equilibrium constant K2. तो वैसा ही है क्वेश्चन ये भी. विश्वराज asking to wait. ओके, ठीक है, वेट करता हूँ.
डन फाइन. तो लेट अस कम टू 31. As at a certain temperature the following reactions have, देखो NO gas जो है it reacts with half O2 and forms NO2 gas. ठीक है, फिर क्या होता है, NO2 gas then reacts with NO gas and forms N2O3. तो अब इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स K1 और K2 है. तो इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, 2NO plus 1/2 O2 gives N2O3. अब जरा देखो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो ना, देखो क्या होता है. तुम्हें 2NO मिलेगा प्लस 1/2 O2 gives N2O3 मिलेगा क्या? Is that clear? Everybody, is that clear? Echo आ रहा है. Guys, can you hear me? Echo ऑफ हो रहा है क्या आवाज? ऐसा कितने लोगों को महसूस हो रहा है? Probably there is some network issue यार. देखो नेटवर्क इशू कुछ नहीं है. कभी कभी मेरा वन नोट हैंग हो जाता है, बाकी नेटवर्क इशू नहीं है. इको नहीं होगा. Probably चेक करो अपने साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. तो देखिए इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा बताओ. K1 into K2 आएगा राइट. नेक्स्ट बताइए. नेक्स्ट. डन, सारे हो गए. ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पढ़ा था राइट. एवरीबॉडी, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पढ़ा था ना. कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया था या दोनों कर लिया था, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर दोनों कर लिए. एवरीबॉडी प्लीज बताइए, सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम किया था या कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर दोनों कर लिया था? कांस्टेंट वॉल्यूम किया था. ठीक है, ठीक है. तो इफेक्ट ऑफ 33 फिर से बताएं. रिएक्शंस ऐड करने थी कल्पेश. 33 यदि तुम्हें फिर से बताना है तो जरा देखो कि क्या करना है तुम्हें. जैसे सल्फर सॉलिड है, रिएक्ट करता है O2 के साथ एंड बनाता है लेट से SO2. ये हो गया KC1. ठीक है, दूसरा रिएक्शन तुम्हें क्या दे रखा है, 2 सल्फर सॉलिड प्लस 3 O2 गैस gives 2 SO3 गैस. यह है KC2. ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट द सेम टेंपरेचर. तो अब जरा समझने की कोशिश करो, ये H plus O2 gives SO2 है और तुम्हें चाहिए कुछ इस तरह का रिएक्शन, 2 SO2 गैस प्लस O2 गैस gives 2 SO3 गैस. ठीक है, 2 SO2 गैस प्लस O2 गैस 2 SO3 गैस देता है. तो अब तुम्हें देखो ना कि ये चाहिए प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में यहाँ तुम्हें रिएक्टेंट में चाहिए, तो तुम्हें रिएक्शन को उल्टा करना पड़ जाएगा. तो ये रिएक्शन 1/KC1 हो जाएगी. अब तुम्हें 2 SO2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये 1/KC1 का स्क्वायर आ जाएगा. इज दैट क्लियर? अब देखो बेसिकली ये वाली रिएक्शन जो है 1 है और ये वाली रिएक्शन लेट से 2 है, इनको ऐड कर दो. तो जस्ट अ मिनट, इसको नहीं, इसको, ये वाली रिएक्शन 1 और ये वाली 2, इसको ऐड करो तो ये सल्फर सॉलिड कैंसिल हो जाएगा. तुम्हें क्या मिलेगा बताओ. यहाँ पे SO3 है एक्चुअली, तुम्हें मिल जाएगा 2 SO2
प्लस यहाँ O2 gives to SO3। अब इन रिएक्शंस को हमने ऐड किया है, तो ये Kc2 अपॉन Kc1 का स्क्वायर, व्हेन रिएक्शंस आर एडेड देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स गेट मल्टीप्लाइड। क्लियर है, अभी भी डाउट है? क्लियर है नहीं है? ओके, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन। सी, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, एक सेकेंड, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, तो इनर्ट गैस का इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। पहला है एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो कांस्टेंट प्रेशर पे यदि, अच्छा जब हम कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं, सो व्हाट डू एक्चुअली मीन? डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हेन वी से कांस्टेंट प्रेशर, वी बेसिकली मीन एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, राइट? तुम्हारे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल प्रेशर तुमने कांस्टेंट रखा है, इज दैट क्लियर? And it could be any reaction, let's say N2 plus 3H2 gives 2NH3। इसमें तुम्हारे पास N2 है, H2 है और NH3 है रिएक्शन में, और लेट्स से तुमने नियॉन इनर्ट गैस ऐड किया है, तो इस केस में क्या होगा बताइए? ये समझ में आ रहा है ना कि जब हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो इस केस में हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। क्लियर है बड़ी? गाइस प्लीज रिस्पोंड इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे जब हम इनर्ट गैस बोल रहे हैं तो हमारे पास जो एक्सटर्नल प्रेशर है ना वो कांस्टेंट है। गाइस कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है नहीं आ रही? एवरीडी, तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब क्या होगा, whenever you add something like an inert gas, जैसे नियॉन ऐड करोगे, तो नियॉन ऐड करने पे क्या होगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। जैसे ही अपन नियॉन इसमें ऐड कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन? टेल मी। नियॉन ऐड करने पे क्या होगा बताइए? टोटल प्रेशर विल इंक्रीज। अरे भैया, इंटरनल प्रेशर विल इंक्रीज, पी इंटरनल विल इंक्रीज। पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है ना। जैसे ही हमने इनर्ट गैस ऐड किया तो गैस का इंटरनल प्रेशर होगा, बढ़ जाएगा। तो अब P एक इंटरनल तो क्या होगा, इसके कारण हुआ क्या कि P इंटरनल गाइस इज नाउ ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। तो अब एक्सपेंशन होगा ना, तो एक्सपेंशन विल टेक प्लेस। कब तक एक्सपेंशन होगा? टिल P इंटरनल डैश, नया इंटरनल प्रेशर P एक्सटर्नल के जब तक बराबर नहीं होता तब तक एक्सपेंशन होगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना गाइस? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है वॉल्यूम बढ़ने से पार्शियल प्रेशर जो है वो कम होगा क्या? देखो अब P N2 इंटू वी एन N2 इंटू आर टी होता है। तो अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही है, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर उतना ही है। तो तुम्हें नहीं लगता कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस विल डिक्रीज? गाइज इज दैट क्लियर? सारे गैसेस के पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएंगे। फाइन, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो इसको लिख लो।
भावेश डिक्रीज इसलिए होगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर तो कम ही हो जाता है ना। इज दैट क्लियर? लिख लो, राइट इट डाउन। डन एवरीवन? ओके फाइन, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है। फाइन, तो बेसिकली आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसलिए कम हो रहा है बिकॉज वॉल्यूम जो है वो सिस्टम का बढ़ जाएगा, राइट? तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और वॉल्यूम बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो अब ये कैसा केस हो गया? इट इज अ केस सिमिलर टू दैट ऑफ डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। ये समझ में आया? जब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज करते थे तो पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज हो जाते थे, राइट? तो यहाँ पे भी तो वैसा ही कुछ हो रहा है, पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी, इज इट क्लियर? तो अब जैसे मान लो, देखो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है N2 plus 3H2 लेट से फॉर्म्स 2NH3, और लेट से पार्शियल प्रेशर सबका आधा हो गया। हाँ, reaction will move in direction where the number of gaseous moles are high, obviously। अच्छा, यहाँ पे भी कोई असर देखने को मिलेगा क्या जब डेल्टा Ng जीरो होगा? गाइज, यहाँ पे जब डेल्टा Ng जीरो होगा तो कोई असर देखने को मिलेगा? यहाँ पे भी उस केस में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब देखो क्या है, अब ये वही केस आ जाएगा, राइट? तो अब ये लिख देते हैं इसका 1/2 का स्क्वायर इंटू PNH3 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 1/2 की पावर 4 इंटू PN2 इंटू PH2 की पावर 3। ये 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी Q इज इक्वल टू 2 की पावर 2K। तो Q ग्रेटर देन K, राइट? तो बैकवर्ड जाएगा ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, हमें ऑडिबल आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके फाइन। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज दैट, देखो यहाँ पे Q ग्रेटर देन K है, तो इन दैट केस रिएक्शन किधर जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट। तो कंक्लूजन क्या लगाएंगे कि जब डेल्टा Ng जीरो नहीं है गाइस, when delta Ng is not equal to zero, the reaction moves towards the side which has greater number of moles।
इज दैट क्लियर नॉट? रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरफ गैस के मोल्स ज्यादा है। Everybody done? Okay. Done everyone? तो देखो हम एक बार बोलो क्या डाउट है श्रेयस? बहुत दिनों से डाउट है तो यार इसको आज दूर कर लो। टेल मी क्या डाउट है? Q ग्रेटर देन K पे बैकवर्ड क्यों जाता है? ओके वेरी गुड। ये कोई बता सकता है? क्या हुआ सिद्धेश, तुम्हें कुछ समझने में तकलीफ है क्या? जैसे Q डेल्टा एन जी जीरो जब होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाता है, इसमें डाउट है तुम्हें? देन लिखने में ज्यादा टाइम चाहिए। ओके ठीक है, राइट इट डाउन देन। ठीक है। अगर श्रेयस का एक क्वेश्चन है कि Q ग्रेटर देन K होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड क्यों जाएगा? कोई आंसर कर सकता है इसको? देखो बताते हैं। सी हम लोग ये जानते हैं कि तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A रिवर्सिबल B, ठीक है? तो डेल्टा G जो होता है रिएक्शन का, उसको हम लिखते हैं डेल्टा G नॉट प्लस RT log K, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम। सिद्धेश तुमने लिख लिया था ना? सिद्धेश ओके। अब जरा सोचो कि ये जो है ये इसके बराबर है और ये ओवरऑल टर्म जीरो आ रहा है, ठीक है? अब यदि Q ग्रेटर देन K हो गया, यानी ये वैल्यू जो है log ए क्यू आ गई, जो कि पहले से ज्यादा है, तो अब तुम्हें नहीं लगता ये ओवरऑल पॉजिटिव होगा? ये समझ में नहीं आया? यहाँ पे Q जब ग्रेटर देन K है तो ये ओवरऑल रिएक्शन पॉजिटिव है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो अब क्या हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, ठीक है? तो अब A टू B अब नॉन स्पॉन्टेनियस है तो B टू A स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो बैकवर्ड जाएगा तब तक जब तक दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर ओवरऑल डेल्टा जी जीरो ना हो। थर्मोडायनेमिक्स से बता सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आया? जब Q ग्रेटर देन K होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, राइट? तो ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन अब ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, तो रिएक्शन पीछे जाएगा तब तक जब तक ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी, मतलब डेल्टा जी जो है वो क्या होता है, जीबी माइनस जी, ये जब तक फिर से जीरो नहीं होता तब तक रिएक्शन फिर से पीछे मतलब चलता रहेगा, एडजस्टमेंट करता रहेगा। सिमिलरली ग्रेटर देन जीरो कैसे बोला? अरे ये K पे जीरो है, ये वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे मान लो तुम्हारे पास है x प्लस लॉग y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब y की वैल्यू बढ़ाओगे तो ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा क्या? इज दैट क्लियर? अरे डेल्टा जी जीरो होता है, ये तो इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है ना। अब ये भी पूछोगे कि डेल्टा जी पे जीरो क्यों, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है इसलिए। डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन के होता है। अरे यार गजब की कंफ्यूजन है इसके। डेल्टा जी जीरो कैसे होता है इक्विलिब्रियम में, ये भी अब फिर से समझाऊंगा तुम्हें।
डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी एल एन के। रिवाइज वगैरह करते ही नहीं हो यार तुम लोग। मुझे रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे बताए हैं वो ही नहीं आता। ओके और किसी कोई समस्या है क्या जीवन में बताओ? और कोई समस्या? अरे देखो यार डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है। अब इस चीज को वापस पूछ रहे हो तुम, तो इसमें क्या बोलूं मैं? एक तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था ना कि रिएक्शन डेल्टा जी सिस्टम इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, और डेल्टा जी को हमने डिराइव किया था डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। तो ऑब्वियसली ये ओवरऑल टर्म जीरो होता है, और जब क्यू ग्रेटर देन के है तो ओवरऑल टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। इसलिए अब बैकवर्ड जाएगा, जब तक बैकवर्ड जाएगा तब तक ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी जीरो होता है। उसी तरह से व्हेन q इज लेस देन k, जब q लेस देन k है तो इन दैट केस डेल्टा जी क्या आएगा बताओ? ये वैल्यू कम कर दोगे तो ये नेगेटिव आएगा ना फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। यहाँ पे जीरो आ रहा है, अब इससे छोटी वैल्यू ले रहे हो तो ये नेगेटिव आएगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो जब तक के पास नहीं पहुंचता, तो जब के पास पहुंच जाएगा तो डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम होगा। इज दैट क्लियर श्रेयस? तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? इसीलिए फॉरवर्ड शिफ्ट जाता है, क्योंकि डेल्टा जी फॉरवर्ड रिएक्शन की नेगेटिव हो गई, और यहाँ बैकवर्ड जाता है क्योंकि पॉजिटिव हो गई। तो ड्राइविंग फोर्स तो, ड्राइविंग चीज तो यही है ना, डेल्टा जी ही लेके जाएगा इसको आगे या पीछे। इज दैट क्लियर? ये लिखना है तुम्हें श्रेयस? अच्छा, ये बाकी लोगों को चमका किसने पूछा क्या था? फाइन। अच्छा अभी ओके, अभी हु हैड अ डाउट? कल्पेश वाज सेइंग कि उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही। क्या बोल रहे थे कल्पेश, बताओ फिर से एक बार, तुम्हारा मैसेज चला गया। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन कैसे? नहीं अभी बता देते हैं, लेक्चर के एंडिंग में, मुझे याद नहीं रहेगा। मैं ये बोलना चाह रहा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन तब जाती है जब रिएक्शन कोएफिशिएंट लेस देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। यही तो है कंसेप्ट। ये तो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन ही बता रहे हैं ना कल्पेश। रिएक्शन फॉरवर्ड तब जाती है जब रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से छोटा होता है। ठीक है, इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें कुछ खास तरह का कंफ्यूजन है कि बड़ी समस्या है? तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। बोलो। परमिशन चाहिए? ओके, परमिशन नहीं है क्या अभी? बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो, आई कैन हियर यू।
हाँ सर, तो रिएक्शन क्वेश्चन हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो के से छोटा होता है और या बड़ा होता है? नॉर्मली एग्जाम में या जो भी क्वेश्चन तुम दोगे उसके अंदर तुम्हें रिएक्शन क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, हाँ ठीक है। तो जब तुम्हें रिएक्शन क्वेश्चन लिखा हाँ, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ मिलेगा तो हर पॉइंट पे तुम रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू निकाल सकते हो। मतलब उसकी वैल्यू दी होती है हम एग्जाम में? जैसे तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक हमने किए हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना कि अलग अलग कंडीशंस पे क्या होगा, रिएक्शन क्वेश्चन बढ़ेगा कम होगा। वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन, जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, ये तो हम देख रहे हैं ना। हाँ सर। तो वैसे ही करेंगे। अब इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी किए थे कि कंसंट्रेशन दिए रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एग्जाम में दिया हुआ था और कंसंट्रेशन दी हुई थी ए बी सी डी की, फिर उससे हमने रिएक्शन क्वोशिएंट निकाला, फिर कंपेयर किया इसके साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, उसके बाद डिसाइड किया कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। सो वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन भी तो किए थे ना हमने। हाँ तो ठीक है बेसिकली सर। रिएक्शन थैंक क्वोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर करके हम बताते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। ओके, आगे बढ़ सकते हैं, रेडी। फाइन। तो देखो नेक्स्ट जो चीज है अपनी, द नेक्स्ट स्टेप व्हिच वी नीड टू स्टडी इज इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट डालने से कोई फर्क पड़ता है इक्विलिब्रियम पे? एवरीबॉडी व्हाट डू यू थिंक? देखो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ a reaction by decreasing the energy barrier। एनर्जी बैरियर को कम करता है और जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है। देखो इस चीज को समझते हैं हम कैसे। सी, डिक्रीज हो सकती है बट वो पॉइजन बोलते हैं उसको। जैसे मान लो ये एनर्जी दिखा रहे हैं हम एंड दिस इज लेट्स से प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब एक रिएक्शन है अपने पास, ए बना रहा है बी और रिवर्सिबल बी। तो ये ए की एनर्जी हो गई, ये बी की एनर्जी होगी, और बीच में हम कहीं एनर्जी बैरियर बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? लेट्स से दिस इज एनर्जी बैरियर। ऑलरेडी एनर्जी बैरियर जानते हो क्या होता है? रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा होगा कि जब रिएक्शन होता है तो पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस में एक बीच में हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है जिसको ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो। और वो ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको एनर्जी बैरियर अपन इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसकी एनर्जी को अचीव करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये क्लियर हुआ? ठीक है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट अलग अलग चीजें हैं। क्लियर है एवरीबॉडी? उसको अपन इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी को अचीव करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, राइट। फाइन। तो अब देखो होता क्या है, कैटलिस्ट क्या करेगा यहाँ पे? गाइस व्हाट डू यू थिंक विल अ कैटलिस्ट डू? ये क्या है? दिस इज लेट्स से कैटालाइज्ड पाथवे। अब कैटलिस्ट क्या करेगा, एक लोअर एनर्जी बैरियर के थ्रू पाथ सजेस्ट करेगा जिसमें नया ट्रांजिशन स्टेट होगा, जैसे जिसकी एनर्जी कम होगी। दिस इज TS2 एंड दिस इज TS1, ठीक है।
एक नया पाथवे सजेस्ट करेगा जिसमें हम बोल सकते हैं कि एनर्जी बैरियर रिलेटिवली कम होगी। इज दैट क्लियर? तो इसके कारण क्या होता है, अब जरा देखो क्या है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है k, इसको अपन बोलते हैं kf अपॉन kb, राइट? तो अब ये जो kf और kb की वैल्यूज हैं उनके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी, ठीक है ना एवरीबॉडी? तो अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट का एग्जैक्ट चीज जो है वो हम टेम्परेचर के इफेक्ट के बाद देख पाएंगे। ये अभी लिख लीजिए बस, ये हम टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद मैथमेटिकली बता पाएंगे। अभी तो हम इतना बता पा रहे हैं ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बढ़ जाएंगे। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ने के बाद हम ज्यादा डिटेल्स बता पाएंगे। रिटन एवरीवन? ए ऊपर का होगा, कौन सा ए? विच ए आर यू टॉकिंग अबाउट विवेक? अनम्यूट करके बोलो। A should be above B, but why? I am representing a endothermic reaction. तो मैं A को ऊपर क्यों रखूं, A को नीचे रखूंगा। यदि मैं एक्सोथर्मिक दिखाऊंगा तो नीचे दिखाऊंगा B को और A को ऊपर। मतलब व्हाट लॉजिक डू यू थिंक कि जिसके बेसिस पे तुम बोलते हो A को ऊपर होना चाहिए? It depends on the kind of reaction you are choosing, right? यदि रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो A ऊपर होगा, सॉरी एक्सोथर्मिक है तो A ऊपर होगा, एंडो है तो A नीचे होगा। मतलब रिएक्शन क्या पूछना चाह रहे हो? ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल बनाता है कैटलिस्ट। हाँ, मतलब बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट एक नया सजेस्ट करता है जो कि पहले से ज्यादा स्टेबल होती है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं, a catalyst increases the rate of forward as well as backward reactions. Is that clear? गाइस क्लियर है? कैटलिस्ट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों की रेट बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा? एनर्जी बैरियर कम हो गया तो पहुंचना आसान हो जाएगा। अरे जैसे मान लो एक एग्जाम है आरबी का, अरे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी तो एनर्जी बैरियर कम हो गया ना। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी तो बैरियर पहले से छोटा हो गया। अब पहले ये बैरियर था, ये इतना बड़ा, और अब इतना ही बड़ा बैरियर है, तो बैरियर तो दोनों के लिए कम हो गया ना। फाइन, तो अभी कोई डाउट है? लिख लिया था ना सबने? डन। ओके, अब देखो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अपन तो ये सारी बेसिक चीजें कवर कर चुके थे। अब ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर में बदलाव करने में कोई फायदा है? एवरीबॉडी, टेम्परेचर में बदलाव करने में कोई फायदा है?
सी ए रिवर्सिबल बी अपना एक रिएक्शन है, ठीक है, अपने पास एक रिएक्शन है ए रिवर्सिबल बी। अब ये मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है और बैकवर्ड एक्सो है। जैसे मान लो वाटर इज इन इक्विलिब्रिया विद वेपर, राइट, तो अब गर्म करोगे तो वेपर बनेगा, राइट, तो जो रिएक्शन गर्म करने पे नहीं हीट देने पे हो रही है वो एंडोथर्मिक हुई, और ठंडा करोगे तो वाटर बनेगा, तो जो रिएक्शन ठंडा करने पे नहीं हीट निकालने पे हो रही है वो एक्सोथर्मिक हुई। इज दैट क्लियर? तो अब जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली एंडोथर्मिक स्टेप विल बी फेवर्ड। इज दैट क्लियर? यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर H2O gas or vapors will be formed. Is that clear or not? और टेम्परेचर कम करोगे तो क्या फेवर होगा बताओ? टेम्परेचर कम करने पे एक्सोथर्मिक स्टेप विल बी फेवर्ड, ठीक है। तो यहां पर इस रिएक्शन के केस में अपॉन डिक्रीजिंग टेम्परेचर H2O liquid will be formed. Done everyone? तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक वाले फेवर होगी रिएक्शन, और कम करोगे तो एक्सोथर्मिक, राइट? Done already? Written everyone? ये लिख लिया था आपने? ओके फाइन। सो अभी क्या है कि ये बात तो हम समझ चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ जाता है,
और टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ जाता है, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट सम अदर स्टफ। एक एग्जांपल लेके क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, लाइट ही गई थी, वाईफाई का राउटर चला गया था, वाईफाई स्टिल नॉट वर्किंग, फाइन। So we have a reaction N2 plus 3H2 forms 2NH3। तो अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है, ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर आपको डेल्टा H नेगेटिव दे रखा है, तो आपको बताना है कि इन एक्सटर्नल चेंजेस पे रिएक्शन किस तरफ जाएगा। तो बताओ, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बताओ एवरीडी। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा? गाइस, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया तो किस तरफ जाएगा? उस तरफ जिधर गैस के मोल्स कम है, राइट? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, एडिंग N2 ऐड किया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, बताओ? ऐड किया N2 तो किधर जाएगा? N2 ऐड किया है, राइट? तो फॉरवर्ड जाएगा ना यहाँ पे तो। ओके, रिमूविंग NH3 निकालेंगे तो क्या होगा, बताओ? NH3 निकालेंगे तो बैकवर्ड, वेरी गुड, ठीक है। एडिंग H2 में क्या होगा, बताओ? हाँ, रिमूविंग NH3, सॉरी, रिमूविंग NH3 में फॉरवर्ड ही जाएगा। हाँ हाँ, हमने NH3 निकाला है, सही है, सही। Q लेस देन K है, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एडिंग H2 में क्या होगा, बताओ? फॉरवर्ड, ठीक है, फाइन। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, बताओ? नो इफेक्ट। कोई दिक्कत है? ओके, तो ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसी के ऊपर देते हैं। रिटर्न एवरीवन। डेल्टा एच नेगेटिव की कंडीशन क्यों है? रिएक्शन में दिया है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और क्या? रिएक्शन में दिया हुआ है कि डेटा की रिएक्शन एक्सोथर्मिक। उसका क्या फायदा? आई विल सी क्या फायदा है। डन। ओके, नेक्स्ट मैं दे देता हूं, लेट्स से हीटिंग या फिर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, बताओ? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है तो बैकवर्ड जाएगा ना, बैकवर्ड रिएक्शन एंडो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो ना कि किधर रिएक्शन क्या शिफ्ट हो रहा है। सो गाइस, वी कैन आंसर दिस, राइट? मोस्टली ऑल द पैरामीटर्स जो हमने पढ़ा है लीचेटर प्रिंसिपल के अंदर, हमने सारे डिस्कस कर लिए। इनर्ट गैस जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हैं तो हमने आयुष पढ़ा था ना कि उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता।
क्योंकि पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल गैसेस के चेंज ही नहीं होते। इज दैट क्लियर? तो वही लिखा है नो इफेक्ट। और रिएक्शन ये है N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला फॉरवर्ड, यहाँ पे डेल्टा H नेगेटिव लिखा है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो और बैकवर्ड एंडो ही ना। इज दैट क्लियर? तो फॉरवर्ड एक्सो और बैकवर्ड एंडो हुई, तो अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक वाला फेवर होगा, यानी बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो इसका कुछ ग्राफिकल फॉर्म्स भी हैं, इसके कुछ ग्राफिकल फॉर्म्स हैं, वो जरा समझते हैं क्या है। सी, अपन जानते हैं कि डेल्टा, ओके, ऊपर करें स्क्रॉल सिद्धेश, राइट डाउन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, 2 बार रिप्रेजेंटेशन लिख दिया मैंने। तो अब देखो ग्राफिकली इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। डेल्टा जी नॉट होता है माइनस आर टी लॉग के, राइट। डेल्टा जी नॉट को अपन लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये हो जाएगा लॉग ई के। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो अब यदि तुम इसको ऐसा लिख देते हो माइनस आर टी लॉग ई के, तो यहाँ जाएगा डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब log ई के लिखोगे तो इट विल बी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, तो इसको लिख लो बिकॉज आई विल स्क्रॉल अ लिटिल डाउन। डन? ओके, अब देखो इसको ग्राफिकली यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो अलग अलग केसेस बनेंगे। केस 1 क्या है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एस भी ग्रेटर देन 0, यानी कि कोई एक ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर इंट्रोपी बढ़ रही है। तो देखो ये एक एग्जांपल हो जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, और उससे CaO और CO2 बन रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना ये। गाइस आर वी क्लियर? एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर इंट्रोपी बढ़ रही है। ये लिख लिया था सबने? कैन आई स्क्रॉल डाउन? अरे ये लिख लिया था ना सबने? ठीक है, तो ये क्या है एवरीबॉडी, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इन व्हिच एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। तो अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे log k वर्सेस 1/t, तो ये ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या आएगा एवरीबॉडी, डेल्टा एस नॉट बाई आर। जैसे ये इंटरसेप्ट बना देते हैं सपोज ये। अब देखो चूंकि ये पॉजिटिव है डेल्टा एच इज पॉजिटिव, राइट। तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर ये नेगेटिव होगा, तो स्लोप कुछ नीचे आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अरे किसी को डाउट है तो पूछ लो,
मतलब ये पूछा जा सकता है कि इस तरह के रिएक्शन के लिए, इस तरह के रिएक्शन के लिए log के और 1/t का ग्राफ कैसा आएगा, तो इस नेचर का आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, प्लीज राइट इट डाउन। एक्चुअली जेई मेन का ये फेवरेट टॉपिक है, पिछले 2-3 साल से इस वाले रिलेशन और इस वाले ग्राफ्स के ऊपर काफी ज्यादा सवाल पूछ दिए उन्होंने। मतलब अब देखो फेवरेट हो जाता है, कुछ कुछ टॉपिक से ज्यादा पूछ लेते हैं, तो वैसा ही है। तो ये तो वैसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ग्राफ बनाना है सिर्फ। डन एवरीवन? इसका स्लोप कैसे आया, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा x है, तो m यही हुआ ना, और ये c हो गया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर y तुम्हारा log k है, x तुम्हारा 1/t है, और c तुम्हारा क्या है, डेल्टा एच नॉट बाई आर। तो m क्या हुआ, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर हुआ। ठीक है एवरीबॉडी, क्लियर है? ये लिख लिया सबने? दिस इज एग्जैक्ट, मतलब पूछना क्या चाह रहे हो श्रेय? पूछा था कि रिएक्शन दे रखा था, जैसे कि ये रिएक्शन है, तो उसके लिए क्या ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यही ग्राफ पॉसिबल है, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए। कहीं स्लोप नीचे बनाया हुआ था, पॉजिटिव बनाया हुआ था, कहीं नेगेटिव बनाया था, कहीं जीरो बनाया था, ठीक है। बहुत सारा टाइप के क्वेश्चंस देख लेना, आगे बढ़ सकते हैं, बट ग्राफ बनाना आना चाहिए और कुछ नहीं। तो लेट अस फोकस ऑन दैट। क्लियर एवरीबॉडी? आगे बढ़ जाएं। सिद्धेश लिख लिया तुमने? ओके, केस 2 देखो, डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस नॉट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इस बार थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है ना। डेल्टा एच नॉट लेस देन जीरो और डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन जीरो। तो इस बार क्या होगा बताओ, मान लो ये तुम्हारा इंटरसेप्ट है डेल्टा एच नॉट बाई आर, तो इस बार जो स्लोप है माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, तो मुझे नहीं लगता ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये खुद नेगेटिव है, तो पॉजिटिव होगा, तो ये ऊपर जाएगा ऐसा। डन एवरीवन? ओके, फाइन। अब देखो केस 3 की बात कर लेते हैं। केस 3 में सपोज डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा एच नॉट लेस देन जीरो, ओके। डन? डन और नॉट?
ओके फाइन। तो बेसिकली नेक्स्ट केस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट केस जो है अपना, दिस इज डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एच नॉट लेस देन 0, राइट? सो डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन 0 है एंड डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका बताओ क्या होगा। इस बार इंटरसेप्ट जो है log e k इज माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट बाई आर। गाइस इस बार इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा बताओ। इस बार तो नेगेटिव होगा, राइट? इस बार इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, समथिंग लाइक दिस। और स्लोप क्या होगा इसका? और एवरीबॉडी, इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है और स्लोप खुद देख लो क्या है, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, राइट? तो ये जो है डेल्टा एच नॉट बाई आर कुछ ऐसा, और ये नीचे ही जाता जाएगा। क्लियर है? Everybody done? Everybody done or not? Hello, am I audible? Okay, fine. तो अभी केस 4 क्या बचा, जरा देख लो कौन सा केस बचा है अपने पास। गाइस डू यू हैव एनी केस लेफ्ट? डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, कौन सा केस बचा है? हाँ, लेस देन 0 एंड डेल्टा एच नॉट लेस देन 0। चलो ये केस बच गया। लास्ट एक से ठीक है, पीछे जाता हूँ। डन, फाइन। तो अभी लास्ट केस है, देखो डेल्टा एच नॉट लेस देन 0 एंड डेल्टा एच नॉट 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे समझते हैं क्या होने वाला है। सी गाइस, यहाँ पे आपका स्लोप तो ये ऑब्वियसली इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है ही, इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है ही। और स्लोप की बात करें तो स्लोप जो है माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, ये पॉजिटिव है, ठीक है? तो इस बार इंटरसेप्ट नेगेटिव लेकिन स्लोप पॉजिटिव, तो 1/t को प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आएगा ये। इज दैट क्लियर? एंड दिस इंटरसेप्ट विल बी डेल्टा एच नॉट बाई आर, दिस इज log k, ठीक है? एक्सिस को कट करके ऊपर देखो, एक्सिस को कट करने का मतलब है तुम्हारा, देखो एक्सिस को कट करने वाली बात है तो 1/t 0 होना चाहिए, यानी t इनफाइनाइट होना चाहिए, तो एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ये समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट टेम्परेचर तक तुम जाओगे ही नहीं, तो ये एक्सिस टच करेगा क्या? एक्सिस को टच करके उसकी तरफ दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता, ठीक है? मतलब ऑब्वियसली हम उतने हाई टेम्परेचर पे जाएंगे नहीं एसिम्पटोट वाली कंडीशन पे, तो इसलिए हमने वहां तक भेजा ही नहीं इसको। इज दैट क्लियर? एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही जा पाएंगे ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जा ही नहीं पाएंगे।
क्लियर एवरीबॉडी, सबने लिख लिया इसको? ओके ठीक है फाइन। अब देखो जरा कुछ चीजें और भी समझ जाते हैं हम। देखो हमारे पास रिलेशन है, एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। वैन हॉफ इक्वेशन क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो log k1 is minus delta h naught upon r t1 plus delta s naught by r। रुक जाऊं? ओके राइट डाउन। एक्स एक्सिस को टच करने में एक्स एक्सिस टच करेगा नहीं ना भावेश, ये वाली टी वाली एक्सिस पे एक्स टच ही नहीं करेगा। वहां पे तुम इनफाइनाइट पुट कर दो ना इसको, 1/t को 0 पुट करो तो लॉग के, तो उस केस में तुम्हारा ये वाला वैल्यू तुम 0 पुट कर रहे हो तो उस केस में लॉग की तो डेल्टा एस नॉट यार आएगा ना भावेश। यदि तुम ये वाली वैल्यू को 0 टेंड कराओगे तो तुम्हारा लॉग की तो डेल्टा एस नॉट यार आएगा, तो क्या आएगा? e की पावर डेल्टा एस नॉट यार। इज दैट क्लियर भावेश? ठीक है, तो अब आ जाते हैं वैन हॉफ इक्वेशन। देखो ये क्या बोलता है, log k, मान लो टेम्परेचर T1 रखा तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अच्छा ये तो सब लोग जानते हैं ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज हो जाता है एवरीडे, ये तो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर डिफाइंड कंडीशन है। यदि हम टेम्परेचर चेंज करें तो चेंज होगा ना। तो T1 पे K1 है और T2 पे K2 है। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब जरा देखते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आता है। देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आएगा? log k2 by k1, डेल्टा एस नॉट बाई आर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट बाई आर 1 माइनस t2 1 by t2 minus 1 by t1, यानी log k2 upon k1 is delta h naught by r 1 by t1 minus 1 by t2। इज दैट क्लियर? तो यानी तुम्हें डेल्टा एच पता है, आर पता है, तो एक टेम्परेचर पे मतलब एक लेट्स से टेम्परेचर k1 पे, t1 पे तुम्हें k1 पता है तो तुम t2 k2 पे निकाल सकते हो। कोई दिक्कत है? k2 by k1 होना चाहिए कि ना? वो k2 मतलब कोई एक, अरे मान लो जैसे तुम्हें k1 पे दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1, T1 टेम्परेचर पे K1 दे रखा है, डेल्टा H भी दे रखा है, तो तुम T2 टेम्परेचर पे K2 निकाल सकते हो ना। इज दैट क्लियर? K2 by K1 है, दिस इज K2 by K1। गाइस इज दैट क्लियर? से यस और नो? नहीं समझे? ठीक है पहले लिख लो। राइट इट डाउन फर्स्ट। डन एवरीवन? लिखना तो, लिखने का काम तो हो गया ना। अच्छा देखो ये डेरिवेशन तुम्हें समझ में आया? डेरिवेशन समझ में नहीं आया तुम्हें? लेट अस फोकस ऑन डेरिवेशन फर्स्ट।
डेरिवेशन कितने लोग को नहीं समझ में आया कि हमने कैसे डिराइव किया है? There were some people जिन्होंने कहा था कि नहीं समझ में आया, उनको क्या समझ में नहीं आता, डेरिवेशन कैसे किया ये नहीं समझ में आया था? यूज क्या, यूज आई विल टेल यू। डेरिवेशन कितने लोग को नहीं समझ में आया था? आयुष को डेरिवेशन समझ में नहीं आया? How many of you could not understand? डेरिवेशन में किसी को डाउट है? ओके, तुम्हें डाउट है, ओके फाइन। श्रेयस को, आयुष को डाउट है उसमें, फाइन, ओके। तो फिर से डेरिवेशन कर देता हूं लोग, इस बार ध्यान देना। मान लो तुम्हारे पास log k1 है माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर t1 प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर, और log k2 है माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर t2 प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना? ये इक्वेशन 1 है और दूसरा इक्वेशन 2 है। अब यदि हमने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया है, या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया है, हमने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया है, ठीक है? तो अब क्या होगा, इक्वेशन 2 में LHS में जो है ये लिख दिया, कोई दिक्कत है? आयुष बोल रहा है log k1 by k2 होना चाहिए, क्यों तुम्हें ऐसा लग रहा है? फिर तुम्हारा इक्वेशन 2 में आएगा माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर t2 प्लस डेल्टा एच नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, और ये आ जाएगा प्लस डेल्टा एच नॉट बाई आर t1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी log k2 माइनस बाई k1 आएगा ना, ये समझ में आ रहा है? log a बाई b को log a माइनस log b लिखते हैं। तो अब ये तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ? डेल्टा एच नॉट बाई आर ले लेते हैं इस बार, तो इस बार क्या आएगा देखो, 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2 आएगा। तो यही हमने पहले बार भी डिराइव किया है, चलो देखो। तो 1 माइनस 1 बाई 2 करोगे तो उल्टा ही आएगा ना फिर तो। ये इक्वेशन याद रखना है ऑब्वियसली, या तो खुद डिराइव कर लेना। तो इसका यूज क्या है वो बात करेंगे। फिर से तो नहीं लिखना है ना? ओके, अब जैसे log 10 के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा? ये आएगा। अब जैसे क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन लिखा है A टू B, डेल्टा H लिख रखा है आपको, लेट्स से 2.303 किलो जूल, ठीक है? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 300 केल्विन पे लेट्स से 10 है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 400 केल्विन पे क्या होगा? तो कैसे निकालोगे बताओ? एवरीबॉडी, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है डेल्टा एच आपको दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 300 केल्विन पे 10 है, तो 400 पे क्या होगा ये निकालना है, ये क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर कि इसका यूज कहां हो सकता है? गाइस तुम लोगों ने पूछा था ना कि कहां यूज करेंगे इसको, तो यहां यूज करेंगे। क्लियर है? गाइस क्लियर है या नहीं है क्लियर? तो अब देखो हमारा डेल्टा एच 10 की पावर 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2 कर लेना, और log k2 आ जाएगा log 300 प्लस 10 की पावर 3 अपॉन 25 बाई 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा वैल्यू।
तो ये कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, बट समझ में आया करना क्या है एवरीडी? इसका यूज पूछा था ना कुछ लोगों ने, तो वही मैंने बताया। ठीक है, अब ये सॉल्व हो जाएगा इससे। ठीक है, अब समझ में आया करना क्या है। log 10 आएगा, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आदित्य? What do you want to say? अच्छा 300 नहीं 10 दिया है तुम्हें, अच्छा वो क्वेश्चन में 10 दिया है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है समझ गया। के हमने 10 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो ठीक है के 10 दिया तो आसान है। तो अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब हाउ कैन वी सॉल्व सच क्वेश्चंस? आर यू गाइस क्लियर ऑन दिस? ओके, तो अब यही इसका यूज था और क्या। तो अब देख लो ये तुम्हारा 1 आ गया, और ये 12 अपॉन कितना आ रहा है देखो, 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 है, सही देख लो। तो ये 4 आएगा, तो ये 1.1 आया ना। तो 10 की पावर 1, सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या किया, सॉल्व किया है हमने। अरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं और क्या, वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट किए हैं। इज दैट क्लियर? जो वैल्यूज दिए थे वो सब्स्टिट्यूट कर दिए थे। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ये लिखना है इसको। डन। ओके, सो देखो अभी तक हमने टेम्परेचर वाले इफेक्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज हम थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडो की तरफ जाता है, और कम करने पे एक्सो की तरफ जाता है। इसमें किसी को डाउट था ऑलरेडी? टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडो की तरफ जाता है और कम करने पे एक्सो की तरफ जाता है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसके आगे की यदि बात करें तो हमने एक रिलेशन पढ़ लिया है कि log k इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। फिर हमने एक और रिलेशन पढ़ लिया, log k2 अपॉन k1 इज डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 r। ऑब्वियसली इसकी बेस 10 होगी, 1 by t1 माइनस 1 by t2। ये कुछ रिलेशन हमने पढ़े ना, इतना ही चीजें हैं ना, अब तक तो इतना ही पढ़ा है। देखो इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है, वेंट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको। इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करो। हम जानते हैं कि log के t के साथ चेंज होता है ना, यदि टेम्परेचर चेंज करो तो log के चेंज होता है। तो यदि हम डिफरेंशिएट करें d log e k अपॉन dt, तो ये आएगा प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? ये तो इजी है यार, समझ में आया? किसी को डाउट है? तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। अब ये तुम याद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो तुम्हारी मर्जी है, बट ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है, ये भी वेंट ऑफ इक्वेशन ही है। इसके यूजेस किस तरह के हैं वो मैं समझा देता हूँ।
डन। ओके, अब देखो इसके यूजेस किस तरह के हैं, इसके यूजेस समझ लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन है, मतलब देखो पहले इसका यूज समझो। मान लो तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 है, राइट डाउन। ये डिफरेंशियल फॉर्म वाला, अरे डिफरेंशिएट कर दो इसको, टेम्परेचर के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो तो dln के अपॉन dt क्या आएगा, ये टर्म कांस्टेंट है तो जीरो आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। तो यही तो है भाई, इससे ज्यादा क्या है। तो अब तुम ऐसा लिखोगे कि d log e k, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस डेल्टा प्लस हो जाएगा ये क्योंकि स्क्वायर है dt। तो तुम इसको ऐसा लिख देना d log e k अपॉन dt इज डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। ये कोई मुश्किल चीज तो नहीं है गाइस, इज दैट क्लियर, बहुत आसान है तो। ओके, तो अब देखो मैं बोल रहा हूँ इसका यूज क्या है, हमने जो इक्वेशन लिखा इसका कुछ यूज है क्या, या मैं ऐसे ही फॉर्मूला तुम्हें बता दे रहा, तुम्हें क्या लगता है इसका कुछ यूज होगा, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते होंगे क्या नहीं बनते हैं। देखो इसका यूज क्या है, लेट मी टेल यू। जैसे मान लो तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू किसी केस में 2 है, किसी केस में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 है, किसी केस में dy बाई डी एक्स लेट से 4 है। तो इसका क्या मतलब बनता है बताओ। जैसे लेट से दिस इज y एंड दिस इज x, लेट से दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू x में dy बाई डी एक्स 1 आएगा, y इज इक्वल टू 2x में 2 आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से 3 आ सकता है। तो अब देखो जैसे जैसे यहाँ वही dy बाई डी एक्स 1 यानी स्लोप 1, dy बाई डी एक्स 2 यानी स्लोप 2, dy बाई डी एक्स 3 यानी स्लोप 3। इज दैट क्लियर। तो अब जरा देखो सेम डेल्टा x का देखो चेंज, सेम डेल्टा x रखो, डेल्टा x लेट से गाइस इट इज सेम। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है डेल्टा y1 आ रहा है, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा y2 आ रहा है, और लेट से यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा y3 आ रहा है। तो ये जो डेल्टा y3 है तुम्हें नहीं लगता ज्यादा होगा डेल्टा y2 से, और ये डेल्टा y1 है, ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे d log k अपॉन dt एक्चुअली में डेल्टा h के ऊपर डिपेंड करता है, और ये रिलेशन जो है हम तो डेल्टा h के साथ दिखाना चाह रहे हैं, टी स्क्वायर भी रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जिस रिएक्शन में डेल्टा h ज्यादा है हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा होगा, समझ में आया। जिस रिएक्शन का डेल्टा h ज्यादा है उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर गाइस, ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। ओके, एनीबॉडी एल्स, और किसी को दिक्कत है। ओके राइट इट डाउन देन, पहले तो लिख लो इसको। अच्छा देखो यहाँ पर 1 बाई टी स्क्वायर होने की वजह से कंफ्यूजन है क्या तुम लोग, हम लोग जो ग्राफ बनाए थे वो कैसे बनाए थे। एवरीडी हमने जो ग्राफ बनाया था वो किसे बनाया था, लॉग के वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ याद आ रहा है तुम्हें, उससे भी तुम समझ ही सकते हो। लॉग के वर्सेस 1 बाई टी का ग्राफ समझ में आ रहा है, इससे भी तुम समझ सकते हो।
लो जैसे तुम्हारे पास ये ग्राफ था, मान लो कोई एक केस ले लेते हैं, log k वर्सेस 1/t, ये अपना ग्राफ है, कोई भी केस है सपोज। तो अब इसका स्लोप आ रहा है डेल्टा एच नॉट बाई आर, इसका मॉड ले लो, तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो तुम्हें नहीं लगता इसका स्लोप डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड करता है? गाइस समझ में आ रहा है, इसका स्लोप डेल्टा एच के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि स्लोप डेल्टा एच ज्यादा होगा तो स्लोप ज्यादा स्टीप होगा। दो सिमिलर टाइप के रिएक्शन है तो ज्यादा स्टीप होगा। ये इतना क्या मुश्किल टॉपिक है यार। स्लोप जिसका डेल्टा एच ज्यादा हो, जैसे मान लो ये सब सेम नेचर वाले ग्राफ है, डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच नॉट लेट से नेगेटिव, सारे सेम नेचर वाले ग्राफ है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि इसका डेल्टा एच हाईएस्ट होगा मॉड में, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं? ये मान लो इसका डेल्टा H1 है, ये H2 है, ये H3 है, तो मॉड में हाईएस्ट होता जाएगा ना। ये समझ में नहीं आ रहा है? इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमने 1/t के ही रिगार्ड में लिखा था, वहां डायरेक्टली चेंज दिख रहा था, तुम इससे भी समझ सकते हो। अभी भी नहीं चमक रहा है? तो यदि डेल्टा H का मॉड ज्यादा है तो ऐसा भी लिखते हैं ना, ऐसा, हाइयर इज द वैल्यू ऑफ mod delta H, stronger is the temperature dependence. Stronger is the temperature dependence. Is that clear? Of K on T. Is that last slide में तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता ना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना तुम्हारे लिए। तो इट हैज नो मीनिंग, ये तो अलग ही बात हो रही थी, तुम्हें इससे चमका ही नहीं था। तो अब इस पे ध्यान दे दो, तुमको इससे चमक रहा होगा। तो अब बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि यदि डेल्टा एच ज्यादा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम टेम्परेचर चेंज पे ज्यादा चेंज हो जाएगा। अभी भी क्लियर नहीं है? अब तो क्लियर हो गया होगा। अरे ग्राफ तो 1/t के अगेंस्ट ही बनाया था ना हमने। तो यहाँ पर मतलब यही है कि डेल्टा एच यदि ज्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज हाई, देन देयर इज स्ट्रॉन्गर टेम्परेचर डिपेंडेंस। मतलब सेम टेम्परेचर चेंज करने पे डेल्टा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज उसका ज्यादा हो जाएगा, जिसके केस में डेल्टा एच ज्यादा है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये लिख लीजिए। ये लिखना है तो लिख सकते हो, बट ये तो ऑब्वियस चीज है, तुम ऐसे भी पता कर सकते थे। डन? एवरीबॉडी डन नॉट? ओके फाइन। हायर एज पे डिपेंडेंस ज्यादा कैसे होगा? हायर एज मतलब जिस रिएक्शन की डेल्टा एज ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा का मतलब है सेम वन, मतलब सेम टेम्परेचर चेंज पे, यानी ये जो डेल्टा इधर तुम देखोगे वो यदि सेम रखोगे तो ऑब्वियसली डेल्टा लॉग के में चेंज ज्यादा आएगा। ये तो मैथमेटिकली तुम्हें नहीं चमक रहा है? ये लिख लिया सबने? अरे इतना मुश्किल, तुम लोग चीजों को, आसान चीजों को मुश्किल बनाने वाला काम करते हो। ये तुम्हें वाई वाला एक्स वाला समझाया था तुम्हें, आसान चीज को मुश्किल बना दो। एक रिएक्शन है उसका डेल्टा एच वन है मॉड, और दूसरे का डेल्टा एच टू है। मॉड की बात कर लो क्योंकि ऑब्वियसली डिपेंड करता है ना कंडीशंस के ऊपर। और ये 1/t रखो, ये इसका इंटरसेप्ट कुछ भी है डेल्टा एच नॉट बाई आर। तो अब ये सेम डेल्टा में इसके चेंज ये आ रहे हैं और इसके चेंज ये आ रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये वाला बड़ा है ना लॉग, डेल्टा लॉग के, और ये वाला छोटा है ना डेल्टा लॉग के वन। तो वही चीज तो है जो इधर बनाया था मैंने, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x में।
तो स्ट्रॉन्गर टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब यही है कि जिसका डेल्टा एच ज्यादा है उसका ज्यादा चेंज होगा सेम मतलब टेम्परेचर चेंज पे। ये बहुत मुश्किल चीज तो नहीं लग रही मुझे। और किसी को डाउट है इसमें? ओके, तो आगे बढ़ जाए। और किसी को डाउट तो नहीं है ना? स्ट्रॉन्गर टेम्परेचर डिपेंडेंस का मतलब यही है कि ज्यादा चेंज हो रहा है उसका डेल्टा एच। एक्चुअली स्लोप आता है डेल्टा एच, तो स्लोप ज्यादा पे ऑब्वियसली तुम्हें पता है ना कि ज्यादा वाई का वेरिएशन होगा एक्स के सेम वेरिएशन पे। तो वही मतलब है उसका, और क्या। स्ट्रॉन्गर डिपेंडेंस का मतलब वही होता है। हाँ, जिसका डेल्टा एच ज्यादा उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा है। इज दैट क्लियर? गाइस, इज दैट क्लियर और नॉट? फाइन, ओके। तो अच्छा ये बताओ, यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन जाता है किधर? रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स एंडोथर्मिक स्टेप, राइट? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता होगा। एवरीबॉडी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता होगा तभी तो फॉरवर्ड जाएगा। यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, प्रोवाइडेड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर नॉट? कि कैसे बढ़ेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बढ़ेगा कैसे? ओके, आई विल टॉक अबाउट इट। तुम इससे देख लो। सी, तुम्हारे पास ये इस तरह के रिएक्शन है। पहले ये लिख लीजिए सब लोग। रिटन एवरीवन? अच्छा, ये मैथमेटिकल रिलेशंस तो आपके पास सारे ही हैं, सो कांट यू यूज एंड सॉल्व देम टू फाइंड दिस आउट? मतलब एक तरीका तो ये है कि मैथमेटिकल रिलेशन से सारी मैथमेटिकल चीजें मैं तुम्हें बता दूं कि देखो ये ऐसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है। दूसरा तरीका है, थोड़ा तुम भी दिमाग लगाओ और सोचो कैसे हो रहा है। ग्राफ भी बना दिया मैंने। We have already drawn a lot of graphs, right? So you guys can interpret now. ग्राफ से तुम इंटरप्रेट कर सकते हो, मैथमेटिकल रिलेशंस हैं तुम्हारे पास, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो तुम्हारे पास लिक्विड और वाटर का इक्विलिब्रिया है, तुम्हारे पास लिक्विड वाटर और गैस का इक्विलिब्रिया है, तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस बढ़ता जाता है, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बढ़ेगा ही, राइट? यहाँ H2O गैस बढ़ता जाता है एज कंपेयर टू H2O वाटर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, या ऐसा बोलते जाते हैं H2O बढ़ेगा मतलब वेपर वाला पार्ट एज कंपेयर टू H2O लिक्विड, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। ये एग्जांपल से नहीं समझना, तुम्हें मैथमेटिकली ग्राफ भी तो बना दिया है ना, तुम उससे भी तो समझ ही सकते हो। एग्जांपल की जरूरत ही नहीं है, तुम उस ग्राफ से भी समझ सकते हो, ग्राफ भी तो हमने बना ही रखा है ना सारा, 1/t के अगेंस्ट लॉग के का। तो यानी टेम्परेचर चेंज करने में लॉग के तो चेंज हो रहा था ना, देखो कैसे चेंज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। एवरीडे रिटर्न ये लिख लिया सबने? एवरीडे रिटर्न और नॉट? सबका हो गया? सबने लिख लिया?
एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। सबने लिख लिया? ओके तो क्या अब अपन बता सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने पूछा था कैसे बढ़ेगा, कैन वी यूज दिस ग्राफ एंड आंसर दिस क्वेश्चन? क्या अपन ग्राफ का यूज करके आंसर दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बताओ। देखो log k इज डेल्टा एच नॉट बाई आर टी। तो थोड़ा सोचो भैया, मतलब तुम लोग आईआईटीएन बनने वाले हो, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते हो। सारी चीजें थोड़ी एक्सप्लेन करी जाती हैं, कुछ बच्चों के ऊपर छोड़ी जाती हैं, राइट? हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लिया, पूरा ग्राफ भी बना दिया, अब तो इंटरप्रेट कर ही सकते हो ना। आप जरा समझने की कोशिश करो, स्लोप क्या होगा? माइनस डेल्टा एच बाई आर, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि रिएक्शन अपना एंडोथर्मिक है। इज दैट क्लियर गाइस? ये क्लियर है या नहीं है? तो अब जरा सोचो कि तुमने 1/t बढ़ाया, 1/t बढ़ाया, ठीक है, 1/t बढ़ा रहे हो तो log k कम हो रहा है। इज दैट क्लियर? यही ना? तो 1/t बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? एवरीबॉडी 1/t बढ़ाने का मतलब हो गया टेम्परेचर कम करना। तो यानी टेम्परेचर कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। तो ऑब्वियसली 1/t कम करने लगो, इस तरफ जाने लगो, तो 1/t कम करो यानी टेम्परेचर बढ़ाओ, तो log k बढ़ेगा ना। तुम इस तरफ से इस तरफ जा रहे हो तो 1/t बढ़ा रहे हो, तो तुम देख रहे हो कि log k कम हो रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। ठीक है, सही। सॉरी, टेम्परेचर कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है, राइट? 1/t बढ़ाने का मतलब है t कम करना, यानी टेम्परेचर कम करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। तो इधर जाने लगो, 1/t कम करो, यानी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो log k बढ़ रहा है ना। एज यू कैन सी, इधर से इधर जाओ तो log k बढ़ रहा है, तो यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। ये सारी एनालिसिस आपको खुद से करनी है, मतलब देखो, दिस इज नॉट समथिंग अ टीचर विल टीच यू, बिकॉज उसने आपको ग्राफ बना के दे दिया है। तो अब तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन खुद करना होगा ना, ये कोई कॉन्सेप्ट में तो नहीं बताएगा कोई। तुम्हें ग्राफ बना दिया है, इसका मतलब वेरिएशन तो पता चल ही गया कि क्या कैसे वेरी कर रहा है। खैर इसमें ज्यादा टेंशन मत लो, टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली रिएक्शन एंडोथर्मिक की तरफ जाता है, यानी एंडोथर्मिक में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा ही। इज दैट क्लियर? ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम इसको याद रख सकते हो यदि दिमाग नहीं लगाना चाहते हो इसके अंदर तो। राइट इट डाउन। सिद्धेश, लेट पीपल राइट, पहले लोगों को लिख लेने दो, इसके बाद हम भी स्क्रॉल अप कर देंगे। ये देखो, ये चीजें मुश्किल है नहीं, मतलब ग्राफ बन गया इसका मतलब तुम्हें पूरा वेरिएशन पता चल गया कि कैसे क्या हो रहा है। रिटन एवरीवन? डन? ओके, ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया था? ठीक है, ये एक्सोथर्मिक वाला करके फिर रिवाइज करा देंगे। ये लिख लिया था ना सिद्धेश? सिद्धेश, रिटन दिस मच? ठीक है, रिवाइज करा देंगे, टेंशन मत लो। अब अपन बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एक्सोथर्मिक में क्या अपन बता सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा?
गाइस यदि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सो कैन वी नाउ टेल कि व्हाट विल हैपन? टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होता है। अब ये समझ में आ रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जैसे ये बैकवर्ड वाली रिएक्शन फेवर होगी, राइट? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड फेवर होने लगेगा, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा। अब बोलो इसको कैसे, तो अभी कैसे बताएंगे बताओ एवरीबॉडी, हाउ विल वी आंसर दिस? कैसे, ये कैसे बता पाएंगे? ग्राफ से ही बता पाएंगे ना। अब जरा देखो यहाँ पे स्लोप क्या है बताओ, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर, जो कि पॉजिटिव होगा क्योंकि इस बार डेल्टा एच नेगेटिव है। यानी इस बार जब तुम 1/t बढ़ाते हो तो log k भी बढ़ जाता है, राइट? 1/t बढ़ाने का मतलब टेम्परेचर कम करना होगा। टेम्परेचर कम करने से log k बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो log k कम ही होगा ना। इज दैट क्लियर? टेम्परेचर कम कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे गाइस तो log k कम ही होगा। क्लियर है या डाउट है? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? डन, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा है बेसिकली। सी इफ यू हैव टू स्टडी और लेट्स से रिवाइज, तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा है। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, सी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस पढ़ा है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे यदि हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं गाइस, यदि हम कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो रिएक्शन किस तरफ जाता है बताओ? रिएक्शन किस तरफ जाता है? टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। याद आ रहा है? ठीक है, टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स। नेक्स्ट देखो, टेम्परेचर चेंज। कैटलिस्ट तो आसान था ना, कैटलिस्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की रेट बढ़ा देता है। इज दैट क्लियर? कैटलिस्ट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस की रेट बढ़ा देता है, वो हम करेंगे डिस्कस। टेम्परेचर चेंज को जनरलाइज कर देते हैं। देखो टेम्परेचर चेंज में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडो की तरफ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सो की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने पढ़ा वो ये पढ़ा। इज दैट क्लियर? यही पढ़ा ना, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसके बेसिस पे ही हम बता रहे थे कि क्या करने पे क्या होगा। अब ये सारी रिलेशन जो हमने पढ़ी थी ये तो डेरिवेशन थी, राइट? ये तो इसी से हमने निकाला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? देखो बेसिकली जो मैथमेटिकल एनालिसिस में कुछ लोगों को लगा हो कि थोड़ा सा आज कंफ्यूजन हो गया, वो तो बेसिकली इसी रिलेशन का यूज कर रहा है। और ये तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडोथर्मिक फेवर होगा, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा।
और टेम्परेचर कम करोगे तो एक्सोथर्मिक बढ़ेगा, मतलब रिएक्शन फेवर होगा। तो यदि फॉरवर्ड एक्सो है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कम ही हो जाएगा। ऐसा याद करना है तुम्हें तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगा, राइट? याद करने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना। एवरीबॉडी, कोई डाउट है? ओके, अब आ जाते हैं कैटलिस्ट पे। तो देखो कैटलिस्ट क्या कर रहा था, याद आ रहा है? कैटलिस्ट, एवरीबॉडी, कैटलिस्ट क्या करता था? एनर्जी बैरियर कम कर देता था, राइट? कैटलिस्ट जो है एनर्जी बैरियर कम कर देता था। जैसे मान लो ए और बी की रिएक्शन है और ये कैटलाइज्ड अनकैटलाइज्ड पाथवे, तो ये नया पाथवे दे देगा, दिस इज अनकैटलाइज्ड पाथवे। तो ये कैटलाइज्ड पाथवे है। तो अब क्या कैटलिस्ट जो है डेल्टा एच चेंज करता है एवरीबॉडी? डेल्टा एच समझ रहे हो? कैटलिस्ट डेल्टा एच चेंज नहीं करता, राइट? और अपन जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट बाई आर। तो इनमें से कोई भी पैरामीटर्स को चेंज नहीं करता कैटलिस्ट, जिससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फर्क पड़े। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इनमें से कोई पैरामीटर चेंज नहीं करता जिससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फर्क पड़े, क्योंकि डेल्टा एच तो चेंज नहीं हुआ। देयरफॉर कैटलिस्ट विल हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इसका कोई इफेक्ट इक्विलिब्रिया पे नहीं पड़ेगा, बट ये इक्विलिब्रिया में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट्स बढ़ा देगा। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? ये कैटलिस्ट क्या करेगा? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट्स को बढ़ा देगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो देखो आज हमने इतना पढ़ा है, राइट? और ये हमारा ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल खत्म हो गया। ली चैटेलियर प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बचा था उसके अंदर, कैटलिस्ट ये सब बचा था। तो दिस कवर्स आवर ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अब कोई खास नहीं बचा है, साइमल्टेनियस अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं जो तुरंत खत्म हो जाएंगे। ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो है सबसे बड़ा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर, जो हमने कवर कर लिया। और आई थिंक आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए कि क्या करने पे रिएक्शन किस तरफ जाता है। ये लिख लीजिए सब लोग। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये। टेस्ट रख सकते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट वीक में रख देंगे टेस्ट इसके ऊपर, ठीक है? अभी आपका होमवर्क क्या है? ये लिख लिया था ना ऊपर वाला सबने? तो इस बार आपको संडे को थर्मो का टेस्ट है क्या? तो थर्मो का टेस्ट दे दो, क्या दिक्कत है? थर्मो का ही दे दो ना। नेक्स्ट संडे देना होगा तो सर नेक्स्ट संडे इसका दे देना, इक्विलिब्रियम का। थर्मोकेमिस्ट्री, हाँ थर्मोकेमिस्ट्री ही होगा, थर्मोकेमिस्ट्री होगा। एमटी नेक्स्ट मंथ। अच्छा, होमवर्क की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 35 टू 38, ठीक है? इस बार की टेस्ट में कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो भावेश? भावेश, which test are you talking about? थर्मोकेमिस्ट्री होगा मोस्टली, ज्यादातर पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री के ही होंगे। थर्मोकेमिस्ट्री होगा, बट थोड़ा बहुत पार्ट थर्मोडायनेमिक्स से भी आ सकता है छोटा मोटा, बट ज्यादातर क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री के ही आएंगे, ठीक है? चलो देन, गुड बाय।